ओके, हमारा फिफ्थ लेक्चर है यूनिटी एंड कोहेरेंस के ऊपर। मैंने आपको तीन पार्ट्स करा दिए हैं ऐसे के, जो क्या थे? टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब उसके बाद ये तो तीन पार्ट्स हो गए, लेकिन इन तीन पार्ट्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है उसके लिए हमें यूनिटी एंड कोहेरेंस को पढ़ना पड़ता है। यूनिटी एंड कोहेरेंस सिर्फ पैराग्राफ में नहीं, या वो थ्रू आउट द ऐसे हेल्प करता है। कभी आपने किसी को ऐसे चेक कराएगा, हमेशा वो उससे कहते हुए आपने सुना होगा, यार तुम्हारे आइडियाज तो ठीक है लेकिन ये सही तरीके से सीमेंटेड नहीं है, सही तरीके से लिंक्ड नहीं है आपस में, कोहेरेंस नहीं है, बहुत वेग सा लग रहा है, चाइल्डिश लग रहा है। वो पता है क्यों होता है? क्योंकि आपने पैराग्राफ में यूनिटी नहीं डाली होती, उसको कोहेरेंट नहीं बनाया होता। तो आज हम क्या देखेंगे कि यूनिटी एंड कोहेरेंस क्या चीज है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऐसे विच इज यूनिटी एंड कोहेरेंस। अच्छा, पहले मैं आपको यूनिटी बताऊंगी। यूनिटी क्या चीज है? यूनिटी मीन्स दैट ईच पैराग्राफ हैज ओनली वन मेन आइडिया, जो कि टॉपिक सेंटेंस में होता है, एंड दैट ऑल अदर सेंटेंसेस एंड डिटेल्स इन दैट पैराग्राफ रिवॉल्व अराउंड दैट मेन आइडिया। यूनिटी क्या है? कि सब में यूनिटी रहे। यूनिटी रहे कि हम आप एक ही दिशा में जा रहे हो, एक ही सिमत में जा रहे हो, ठीक है, एक यूनिटी रहे। तो यूनिटी का यहाँ पे क्या मतलब होगा पैराग्राफ में? कि जो एक मेन आइडिया होगा आपके पैराग्राफ का, जो कि एक्सप्रेस्ड होगा इन द टॉपिक सेंटेंसेस, तो आपके सारे बाकी पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंसेस हैं उसी मेन आइडिया के अराउंड घूमेंगे। इसे कहते हैं यूनिटी होना, ठीक है। If a sentence or detail does not adhere closely to the central idea expressed in the topic sentence, it does not belong in that paragraph. If a new main idea comes up, a new paragraph is needed. अब यहाँ मैंने क्या बात की है? मैंने आपसे शुरू में बोला है टॉपिक सेंटेंस में कि हर टॉपिक सेंटेंस में एक आइडिया होता है, दो नहीं होते। अब आपके जितने भी टॉपिक सेंटेंस लिखने के बाद नीचे जितने भी आइडियाज होंगे, कंक्लूडिंग सेंटेंस तक जितने भी सेंटेंसेस होंगे, सॉरी आइडियाज नहीं, एक टॉपिक सेंटेंस जब आप लिखते हो उसमें एक आइडिया आपने लिखा होता है, उससे नीचे पे जितने भी सेंटेंसेस होंगे कंक्लूडिंग सेंटेंस तक, वो सारे उस आइडिया के ही अराउंड घूमेंगे। अगर आपने कहीं भी किसी भी पैराग्राफ के अंदर कोई भी ऐसी लाइन लिख दी है जो उस आइडिया से अलग है, तो आपको वो एक अलग पैराग्राफ में लिखना चाहिए, क्योंकि वो फिर उस पैराग्राफ से बिलोंग नहीं करता है। फिर यहाँ पे यूनिटी खराब हो जाएगी। तो यूनिटी क्या होगी? कि आप एक ही आइडिया के अराउंड घूमो। अगर कोई अलग आइडिया आएगा, अगर कोई अलग आपने कोई पैराग्राफ लिख लो, आपने बीच में कोई और इस तरह की लाइन लिख ली है जो उस आइडिया के अराउंड नहीं घूम रही, तो उस लाइन के लिए आपको एक अलग पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो उस पैराग्राफ में फिट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल दिए, यूनिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल रिटन पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल, इफ योर पैराग्राफ इज अबाउट योर मदर्स गुड कुकिंग, अगर आपकी अम्मी की गुड कुकिंग के बारे में है, a sentence such as my sister is also a good cook is irrelevant, और ऐसे ही आपने लिखना होता है। आप जब एक आइडिया पे बात कर रहे होते हो ना, तो आप उसके अंदर दूसरा आइडिया नहीं घुसा सकते। अब अगर आपकी मदर की गुड कुकिंग के बारे में है, तो आप उन्हीं के अराउंड घूमोगे, उन्हीं कुकिंग की बात करोगे। इस तरह नहीं लिखोगे बीच में कि भाई मेरी बहन भी गुड, एक अच्छी जो है वो कुक है, क्योंकि आपकी बहन के बारे में तो था ही नहीं ना। टॉपिक सेंटेंस क्या था? माई मदर्स गुड कुकिंग। उसके ऊपर था ना कि माई मदर इज अ गुड कुक। आपका टॉपिक सेंटेंस है माई मदर इज अ गुड कुक। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस तक मदर की कुकिंग पे ही रहना है, बीच में आपने सिस्टर की कुकिंग को नहीं डालना है, वो इररेलेवेंट हो जाएगा। दैट इज नॉट रेलेवेंट बिकॉज द पैराग्राफ इज अबाउट योर मदर, नॉट योर सिस्टर। When you write a paragraph, make sure that all of your supporting sentences are relevant. आपने बहुत कोशिश करनी है। अगर आपको सिस्टर की कुकिंग के बारे में लिखना है, तो एक पैराग्राफ खत्म करके एक नया टॉपिक सेंटेंस जनरेट करना पड़ेगा कि माय सिस्टर इज आल्सो अ गुड कुक। उसी पैराग्राफ में आप नहीं ऐड कर सकते, फिर आपकी यूनिटी खराब होगी। तो यूनिटी क्या होती है? कि आपका पूरा पैराग्राफ आपके टॉपिक सेंटेंस के अराउंड घूमे। और टॉपिक सेंटेंस के अराउंड क्यों घूमे? क्योंकि टॉपिक सेंटेंस ही वो जगह होती है जहां पे आप अपना आइडिया लिखते हो। गेटिंग मी? इस तरीके से करना है। जैसे आप ये एग्जांपल है, करप्शन वीकन्स द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे आपको टॉपिक सेंटेंस क्या है? कि करप्शन सोसाइटी को तोड़ रहा है। करप्शन वीकन्स द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। अब आप करप्शन ही पे रहोगे, यहाँ पे किसी और चीज पे नहीं जाओगे, सिर्फ करप्शन पे ही रहोगे। It allows those in power to prioritize personal gain over the public good. Politicians might divert funds meant for infrastructure projects into their own pockets, while businesses could bribe inspectors to ignore safety regulations.
This erodes trust in institutions and discourages honest participation. Ultimately, corruption creates a society where the wealthy and powerful benefit unfairly, leaving everyone else worse off. आप देखो, ऊपर से लेके नीचे तक देखो कि सारा करप्शन के ऊपर है। इसके बीच मैंने कुछ और बात की नहीं। मैंने इसके अंदर कोई किसी जेंडर स्टडीज की बात नहीं की, मैंने कोई बात इसके अंदर कोई फिजिक्स की बात नहीं की, केमिस्ट्री की बात नहीं की, बायोलॉजी की बात नहीं की। मैंने सारी करप्शन के ऊपर बात की। और मेरा सब कुछ देखो, एट का मतलब है करप्शन। करप्शन अलाउज दोज इन पावर टू प्रायोरिटाइज पर्सनल गेन। करप्शन में जो करप्ट होता है वो अपना ही फायदा सोचता है ना, लोगों के बदले। फिर पॉलिटिशियंस यही करते हैं ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मिला होता है कि यहाँ पे बिल्डिंग हॉस्पिटल बनाना है, वो पैसा अंदर कर लेते हैं और कम लगाते हैं, और 20 साल के बाद बिल्डिंग जो थी जमीन पे पड़ी होती है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो आते हैं भाई टैक्स मांगने, या पुलिस आती छापा मार दे, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो उनको पैसे देके चुप करा देते हैं। इससे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से पब्लिक का ट्रस्ट उठता है। और आखिर में क्या होता है कि जो करप्शन की वजह से जो अमीर लोग होते हैं वो तो ज्यादती कर जाते हैं औरों के साथ। यही होता है ना, क्योंकि अब बाकी बेचारे बुरे हाल में रह जाते हैं, उन्हीं का पैसा करप्शन करके बड़े लोग खा जाते हैं सारा। तो अब ऊपर से लेकर आखिर तक आपको यूनिटी नजर आएगी। मतलब सारा जो आपका यहाँ से ये इट से लेकर वर्स ऑफ तक सारा पैराग्राफ इस टॉपिक सेंटेंस के अराउंड घूम रहा है कि करप्शन वीकन्स द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। The entire paragraph, the entire paragraph talks about the negative effects of corruption. Every sentence relates back to the central theme. The first sentence, corruption weakens the fabric of society, acts as the topic sentence. But the central theme यही है. It introduces the main idea and sets the stage for the following sentences. Each sentence after the topic sentence provides specific examples of how corruption weakens society. These details, जैसे diverted funds, bribed inspectors, all support the main idea. Main idea है ये, ठीक है। अब आपको समझ आया ना कि यूनिटी क्या चीज है। यूनिटी का मतलब बस एक ही है। जब यूनिटी कोहेरेंस की बात सुनो ना, तो कोहेरेंस अलग चीज है, यूनिटी अलग चीज है। यूनिटी का मतलब क्या है कि एक तरह की चीज एक ही तरह के पास है, मतलब एक आइडिया है तो उसी की तरह की चीजें होंगी। ये नहीं कि किसी और ग्रुप से था कि आप चीज ले आए और उसकी यूनिटी खराब कर दी। एक ही आइडिया है तो एक ही तरह की सारे सेंटेंसेस होंगे, इसे कहते हैं यूनिटी। अब कोहेरेंस क्या है? अगर ये यूनिटी है तो फिर कोहेरेंस क्या चीज है? A coherent paragraph has sentences that all logically follow each other. They are not isolated thoughts. मैंने आपसे कहा कि आपका जो मेन आइडिया होगा, जो आपका एक आइडिया होगा, उसी से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस होंगे। लेकिन सारे सेंटेंसेस आपने लॉजिकली डिवाइड करने, ये ना हो कि आप एक जगह से दूसरी को शिफ्ट मार रहे हो कि आई एम अ गर्ल, आई एम अ डॉक्टर, आई ये आई वो आई ये आई। जैसे बच्चे लिखते हैं माई सेल्फ पे मजबून, वो माई सेल्फ पे मजबून जो वो 1 2 3 4 नंबरिंग दे के लिखते हैं ना, उसमें कोहेरेंस नहीं होती। वो बस सिर्फ लाइंस लिखी होती हैं 1 2 3। कोहेरेंस में जरूर कोई वर्ड्स होते हैं जो लाइंस को आपस में जोड़ते हैं लॉजिकली। हर लाइन दूसरी लाइन को, अब आपके पैराग्राफ में यूनिटी तो है कि सारे एक ही आइडिया के आसपास जा रहे हैं। अब क्या वो लॉजिकली एक दूसरे को फॉलो भी कर रहे हैं? उसके अंदर कोई मतलब कोई रिदम भी है या नहीं? इसे कितने कोहेरेंस। आइसोलेटेड थॉट्स ना लगे कि आई एम अ गर्ल, आई एम डॉक्टर, आई एम दिस, आई एम दैट, ऐसे नहीं। If a paragraph is coherent, each sentence follows smoothly into the next without obvious shifts or jumps. मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में जाए तो एक रिदम नजर आए, ठीक है, एक रिदम नजर आए। ये ना लगे कि एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप मारिए, दूसरी से तीसरी लाइन पे जंप मारिए। A coherent paragraph also highlights the ties between old and new information to make the structure of ideas or arguments clear to the reader. अब मैंने मतलब उसको उनको टाइप करते हैं, मतलब यहाँ पे तो शायद आपको सिर्फ थ्योरी समझना है। हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से होता है काम। बस कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि कोहेरेंट पैराग्राफ इस तरह का होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाओ तो एक रिदम हो, स्मूथली आप जाओ। ये ना हो कि आपने जंप मारी है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो। में यूनिटी तो है कि एक ही आइडिया के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है, यूनिटी तो है। अब देखो जिक्सा पजल होता है, जो पजल वाले वो होते हैं कि आप उनको जोड़ते हो,
वो सारे, अब आपके पास ना आपके पास डॉल बनानी है, आपके पास पजल बॉक्सेस है, आपको डॉल बनानी है। अब यूनिटी है, यूनिटी क्या है? वो सारे पजल बॉक्सेस मिलकर बनाएंगे डॉल भी, यानी कि एंड पे कुत्ता बना देंगे या बिल्ली बना देंगे, गुड़िया ही बनाएंगे। अब पजल तो आपके पास डिफरेंट सामने पड़े हैं, अब उनको जोड़ना कैसे, इसे कहते हैं कोहरेंट। कोहरेंस होना, इसको कोहरेंट बनाना है, अच्छे तरीके से जोड़ना है। ये नहीं कि नाक को पाँव के साथ जोड़ दिया, पाँव कान सर के साथ जोड़ दिया। तो यूनिटी ये होगी कि एक ही तरह की चीज होगी। अब उस एक तरह चीज को भी आपने ना वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि ऑब्वियस जंप मारे हैं, ठीक है। अब कोहेरेंस लाने किस तरह है? कोहेरेंस लाने के चार तरीके हैं: रिपीटिंग की नाउन्स, यूज ऑफ प्रोनाउंस, ट्रांजिशन सिग्नल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, पैरालेलिज्म। ये जो है ये ग्रामर का है फोर्थ। ये मैं आपको ग्रामर में कराऊंगी यहाँ, तो आप थर्ड तक भी कर लो, आपको समझ आ जाती है। जो फोर्थ वाला है ये बहुत एडवांस होता है, ये आपको मैं ग्रामर में कराऊंगी, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगी ये वाला मैं यूट्यूब पे ही डालूं, जो लास्ट वाला है इंशाल्लाह ग्रामर में। तो ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें आप रियलाइज कर लो, ये चार चीजें आप ऐड कर लो, तो क्या होता है, आपका जो पैराग्राफ है वो कोहेरेंट हो जाता है, ठीक है। चलो इसमें हम ये चारों चीजें देखते हैं। सबसे पहला है रिपीटिंग की नाउन्स। रिपीटिंग की नाउन्स, नाउन क्या, जैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है, ये नाउन है, ठीक है। अब इसी को मैं जगह चेंज रिपीट करूंगी तो उससे लगता है ये कोहेरेंट है मेरा पैराग्राफ। अच्छा, climate change is arguably the most pressing environmental issue facing our planet today. The effects of climate change, such as rising sea levels and extreme weather events, are already being felt around the world. Understanding the causes and consequences of climate change is crucial for developing effective mitigation and adaptation strategies. तो सबसे पहली चीज किस तरीके से रियलाइज होगी, की नाउन्स को रिपीट करके। तो ये अच्छा, एक और एग्जांपल है, एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर सोसाइटल एडवांसमेंट। एक्सेस टू एजुकेशन इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स हैव द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटीज। मोरओवर एजुकेशन फोस्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर द वर्कफोर्स। ये तो नाउन, जो नाउन था वही जगह रिपीट हुआ। अब नाउन की जगह प्रोनाउन, प्रोनाउन की तरफ जाते हो फिर ऐसा ऐसा। Many studies have shown the benefits of regular exercise. अब रेगुलर एक्सरसाइज का प्रोनाउन क्या होगा? इट ही होगा, जाहिर है। It improves cardiovascular health and enhances overall well-being. Additionally, it boosts mood and reduces the risk of chronic diseases. एक और एग्जांपल है प्रोनाउंस की ही। Researchers have identified several factors contributing to climate change. कौन से factors identify किए? These factors include deforestation, industrial emissions, and agricultural practices. They all contribute to the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. जहां तक मैंने आपको ये दो चीजें आपको पता थी, ये दो चीजें आपको पता थी कि कोहेरेंस से एक तो आती है कि आप वही वाला नाउन बार बार यूज करो कि उसको पता लगे कि यार ये मेन आइडिया के साथ जुड़ा हुआ है ना। या तो आप उसकी जगह प्रोनाउन यूज करते हो, आपने एक दफा बोल दिया एजुकेशन, अब आप बार बार इट इट करते जाओगे, बार जगह जगह इट इट इट, तो उसको लगेगा भाई मेन आइडिया के अराउंड ही है, ठीक है। क्योंकि कोहेरेंस इसने यूज किया मेन आइडिया के अराउंड ही। कहीं पे भी आपने इट छोड़ के कुछ और लिख दिया तो उसको समझ आ जाएगा कि यार फिर कोई नया नाउन लिखा है, ये क्या लिखा है। तो दो तो तरीके ये साथ के, नाउन और प्रोनाउन को रिपीट करना। तो एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांजिशन सिग्नल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो आपको पता है, लेकिन ऑब्वियसली जो बुक्स में इस तरीके से लिखा होता है तो हम उसी तरीके से आपको मैंने बताया है। नाउन प्रोनाउंस को तो आपको पता है कोरेंस पाने के लिए। थर्ड जो चीज है वो ट्रांजिशन सिग्नल्स हैं, जो असल में बच्चे जहाँ पे गलती करते हैं। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कोहेरेंट पैराग्राफ इज यूज ऑफ ट्रांजिशन सिग्नल्स। बल्कि मेनली होते ये हैं, पैरेललिज्म तो एक आ गया एडवांस में, लेकिन मेनली होते ही ये हैं। जब तक आप ये ट्रांजिशन सिग्नल्स को रियलाइज नहीं करते, इनको आप अपने पैराग्राफ में ऐड नहीं करते, आप एक कोहेरेंट पैराग्राफ कभी भी नहीं बना सकते। समझ आई? यूनिटी तो आपके पैराग्राफ में हो सकती है कि आप एक ही आइडिया के अराउंड घूम रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया है, आपको पजल्स को जोड़ के डॉल बनानी है, तो वो डॉल ही के सारे पार्ट्स होंगे, उसी का हाथ होगा, उसी का नाक होगा। यूनिटी तो आपके पास होगी, लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से ना जोड़ा, तो आपके ट्रांजिशन सिग्नल्स लगा के अच्छे तरीके से पैराग्राफ ना जोड़ा, और अगर आपने वो पजल से डॉल का नाक अच्छी जगह पे ना लगाया, पाँव अच्छी जगह पे ना लगाया, तो यूनिटी तो होगी लेकिन कोहेरेंस नहीं होगी, और कोहेरेंस नहीं होगी तो आपके नंबर तक। तो ट्रांजिशन सिग्नल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन जब हम लोग इसकी बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग की।
ट्रांजिशन सिग्नल्स आर लाइक ट्रैफिक साइंस, ये ट्रैफिक साइंस होते हैं, दे टेल द रीडर व्हेन टू गो फॉरवर्ड, टर्न डाउन, स्लो डाउन एंड स्टॉप। ट्रांजिशन सिग्नल्स ट्रैफिक साइंस की तरह होते हैं, जैसे हमें ट्रैफिक साइंस बताते हैं रुक जाओ, रेड लाइट लग गई, ग्रीन आ गई, चल चलो, तो इस तरह ये हमें बताते हैं कब रुकने, कहाँ से मुड़ना है, कहाँ पे स्लो होना है, कहाँ पे स्टॉप होना है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स they tell the reader when you are presenting a similar idea, an opposite idea, an example, a result, a conclusion और a conclusion। जो हमारे ट्रांजिशन सिग्नल्स हैं ये हमारे रीडर, क्योंकि हम तो रीडर के सामने नहीं बैठे होते ना, ये हमारे रीडर को बताते हैं कि हम कब एक जैसे आइडियाज दे रहे हैं, कब हमने कोई ऑपोजिट आइडिया दे दिया है, कब हमने कोई एग्जांपल ऐड कर दिया, कब हमने कोई रिजल्ट या कोई कंक्लूजन दे दिया है। जैसे हम जब सिमिलरली, एडिशनली, इन एडिशन लिखते हैं तो उसको समझ आता है कि हम सिमिलर आइडियाज दे रहे हैं। जब हम लिख देते हैं ना ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, बट, इन कंट्रास्ट, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये ऑपोजिट आइडिया के लिए यूज होते हैं। जब हम बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसको बता देते हैं कि मैं एग्जाम्पल देने लगी हूँ। जब हम बोलते हैं इन कंक्लूजन, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, तो हम उसको समझ आता था कि यार ये क्या दे रहे हैं, ये कोई कंक्लूडिंग सेंटेंस देने लगे हैं। तो यूनिटी के बाद जब तक ट्रांजिशन सिग्नल से आप मिलाओगे नहीं तो फिर आपकी कोहेरेंस नहीं आएगी। अच्छा, अगर आपने सेम आइडियाज देने, जैसे कि आप लोग सेम एक जगह पे लिख लेना, ठीक है। अगर आप सेम आइडियाज दे रहे हो तो आप किसी किसी देते हो फर्दर मोर, ऑल्सो, इन एडिशन, मोर ओवर, सिमिलरली, लाइकवाइज, ऑल्सो, फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर, सेम आइडियाज के लिए लॉजिकल डिवीजन होती है ना ये आप सेम ही उसके अंदर लिख लेना। मैंने पहले अलग अलग करके लगाए थे लेकिन ये सेम ही लिख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, फर्दर मोर, ऑल्सो, इन एडिशन। जब आप सेम ही बात कर रहे हो, जैसे मैंने बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव्स बढ़ रही हैं, अब सारा पैराग्राफ हीट वेव्स पे ना, तो स्पॉटिंग सेंटेंसेस में आप देखो एक किस्सा लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, मोर ओवर, इन एडिशन, इस तरह करना, मतलब सिमिलर, सिमिलर मेन पॉइंट्स के लिए, सिमिलर आइडिया के लिए, सिमिलर आइडिया के लिए आप किसी किसी करते हो इस तरह के वर्ड्स देते हो। ठीक है, आप ये पैराग्राफ में इस तरह देते हो ना, तो आप पूरे जो थ्रू आउट ऐसे है ना, फिर उसमें भी आप बिटवीन पैराग्राफ्स बीसी तरीके से देते हो। वो भी मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगी, यहाँ पे मैं सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर बता रही हूँ कि ये वर्ड्स देते हैं सिमिलर आइडिया के लिए। सेकेंडली, टू एड इन ऑपोजिट आइडिया, अगर आप ऑपोजिट आइडिया ऐड करने लगे हो पैराग्राफ में तो आप उसे लिखोगे ऑन द अदर हैंड, हाउएवर। ठीक है, लेकिन अगर कोई एग्जांपल देने लगे हो आप बोलोगे फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस के लिए आप कंक्लूडिंग सेंटेंस वाला लेक्चर ही देखो, जो उसमें मैंने सिग्नल्स बताए हैं वही। अब ये सिग्नल्स ऐड किस तरीके से करने हैं, बात सारी यहाँ पे देखो। ये एक पैराग्राफ है, मैंने कहा while social media offers numerous benefits, it is important to recognize that there are also potential drawbacks। मैंने कहा फॉर इंस्टेंस, अब मैंने जंप नहीं मारी एकदम के द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कैन बी कंसर्न। अब मुझे पता है कि द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कैन बी अ सिग्निफिकेंट कंसर्न, मेरे मेन आइडिया के अराउंड ही घूम रहा है। यूनिटी तो है दोनों लाइंस में, लेकिन मैंने कोहेरेंस भी तो लानी है ना। कोहेरेंस लाने के लिए मैंने ट्रांजिशनल वर्ड दिया है, ट्रांजिशनल सिग्नल दिया है। फॉर इंस्टेंस, द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कैन बी अ सिग्निफिकेंट कंसर्न। एडिशनली, क्योंकि मेरा अभी तक सेम ही में जा रहा है, मेरा सिमिलर पॉइंट से ना एक जैसे आइडिया में जा रही हूँ, तो मैंने लिखा एडिशनली एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड एंजाइटी। अब सेम आइडिया किस तरह, मैंने कहा कि सोशल मीडिया के ड्रॉबैक्स है, अब मैं बार बार उसके ड्रॉबैक्स से बताती जाऊंगी, इसका मतलब क्या है कि मैं सिमिलर आइडिया देती जा रही हूँ। अगर मैंने कहीं कह दिया कि यार ड्रॉबैक्स नहीं है ये तो अच्छा है, तो मैंने ऑपोजिट आइडिया दे दिया। लेकिन अगर मैं सिमिलर आइडिया में जा रही हूँ, हाँ यार इसके ड्रॉबैक्स हैं, तो सिमिलर आइडिया के लिए कौन से वर्ड्स होते हैं, ये वाले सारे, ये वाले देख लेना बेशक, यही वाले ऊपर ही है। ठीक है, वो लॉजिकल डिवीजन के लिए एक ही बात है। ये जो लॉजिकल डिवीजन ऑफ आइडियाज ना, ये फिर जो हम एक कंप्लीट ऐसे की बात करते हैं ना, तो उसमें भी हम इसी तरह ऐड करते हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। लेकिन आप यहाँ से देखो, सिमिलरली, लाइकवाइज, ऑल्सो, फर्दरमोर, इन एडिशन, मोरओवर, सिमिलर आइडियाज है ना। आप क्योंकि आप सिर्फ ड्रॉबैक्स ही बता रहे हो ना, आपने कोई ऑपोजिट व्यू तो नहीं दिया, तो एडिशनली लिख दिया मैंने। तो मैंने लिखा देयरफॉर, मतलब मैं आप कंक्लूड करने लगी थी, मैंने देयरफॉर लिख दिया। while social media provides a range of advantages, it is equally important to be aware of the potential downsides। अब मैंने देयरफॉर देखी, देखो हर जगह पे आपको एक वर्ड नजर आ रहा है जो एक लाइन को अगली लाइन को पिछली से कनेक्ट कर रहा है, अगली को पिछली से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक और पैराग्राफ है, आप इसमें देखो, इसमें भी जो है ना पैराग्राफ, यूनिटी भी है कि ये सारी प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी,
इसी के अराउंड घूम रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को हमने किस तरीके से प्रिजर्व करना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अगर देखो अब हमारी डिस्टर्ब होती तो हमारा इकोसिस्टम सब कुछ बर्बाद होने लग जाता है। तो हमारा मेरा सारा पैराग्राफ एक ही सिमत में है कि प्रिजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को, मतलब सिमिलर आइडियाज जाएंगे। तो जो सिमिलर आइडियाज वाला हमारा था, सिमिलर आइडियाज वाला सॉरी ये इसमें से उठाएंगे, ये मैंने एडिट कर लिया है, ठीक है। मैंने इधर सिर्फ सिमिलर आइडियाज, मैंने पहले इधर लॉजिकल डिवीनिंग ये वो डाला था ना, वो पे मैं आपको जो मैं जब मैं फुल लेंथ ऐसे कराऊंगी ना वहां पे डाल दूंगी। एक पैराग्राफ के अंदर सिमिलर आइडियाज ना आप ये वाले वर्ड सिर्फ डालना, ठीक है। ओके, तो अब सिमिलर आइडियाज पे बात होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडली इसी तरह वाले वर्ड एडिशनली मोरओवर इस तरह वाले यूज करूंगी। मेरा टॉपिक सेंटेंस क्या, इन addition to reducing carbon emissions, it is crucial to recognize that conservation efforts are essential for preserving biodiversity. And देखो first of all, अब मैंने जंप नहीं मारी अगली लाइन पे, मैंने एक इधर ट्रांजिशन सिग्नल डाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हेल्प्स मेंटेन इकोसिस्टम्स एंड सपोर्ट्स इंडेंजर्ड स्पीशीज। मैंने फिर लिखा सेकेंडली, क्योंकि सेकेंडली क्यों लिखा है यहाँ पे, मैंने हाउएवर क्यों नहीं लिखा, हाउएवर तो ऑपोजिट उसके लिए यूज होता है ना सेंटेंस के लिए। यहाँ पे तो मैं ऑपोजिट बात नहीं कर रही, मैं सेम बात कर रही हूँ, मैं उससे सीमित में बात कर रही हूँ कि सेकेंडली कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट। तो मैं लिख दे देयरफॉर कंक्लूजन के लिए होता है, देयरफॉर बोथ रिड्यूसिंग एमिशंस एंड प्रमोटिंग कंजर्वेशन आर वाइटल फॉर लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इस तरीके से देखो यूनिटी क्या थी कि सारा प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी के इन कार्बन मिशन के अराउंड था। मेरे टॉपिक सेंटेंस के अराउंड था यूनिटी है। क्या इसके अंदर कोहेरेंस है? बिल्कुल। एक लाइन दूसरी लाइन में जंप मार के नहीं जा रही, स्मूथली जा रही है, मैंने वर्ड्स यूज किए हैं। समझ आ गया आप लोगों को? और ऊपर देखो मैंने नाउन्स को भी रिपीट किया है, नाउन्स को रिपीट किया है ना, प्रोनाउंस जहां पे रिपीट होने होंगे करेंगे, जहां पे नाउन नाउन देखो ना, रिड्यूसिंग मिशंस का जो कार्बन मिशन की बात की है, कंजर्वेशन वो बायोडाइवर्सिटी की बात की है, तो नाउन्स प्रोनाउंस सब रिपीट हो रहा है। देन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है ट्रांजिशन सिग्नल्स, वो भी यूज हुए। अब ये एक मैंने एक पैराग्राफ लिखा है थोड़ा बड़ा सा करके एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे आपको समझ आएगी। मैंने लिखा engaging in regular exercise brings about a multitude of health benefits। टॉपिक सेंटेंस क्या है कि रेगुलर एक्सरसाइज हमारे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स लाती है। अब सबसे पहले देखें यूनिटी है देखो हर जगह पे क्या कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है, एक्सरसाइज की बात हो रही है, हर जगह रिपोर्ट भी फिजिकल एक्टिविटी पे आई है, रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब पूरा पैराग्राफ मेरा एक्सरसाइज के अराउंड ही घूम रहा है, मतलब यूनिटी है। अब क्या इसके अंदर कोहेरेंस है देखो हर जगह पे प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, इट एक्सरसाइज की जगह यूज हुआ है। फर्स्टली क्या है, ट्रांजिशनल सिग्नल है, मतलब हर जगह पे आपको एक सिग्नल नजर आएगा, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे एक्सरसाइज नाउन दोबारा से नाउन आ गया, यहाँ पे मैंने प्रोनाउन यूज किया था, मतलब हर जगह पे मैं उसको बता रही हूँ नाउन प्रोनाउन यूज करके कि मैं एक्सरसाइज के अराउंड ही घूम रही हूँ। और दूसरा, मैंने इसको सीमेंटेड करने के लिए ट्रांजिशन सिग्नल भी यूज किए, मैंने एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप नहीं मारी है। जैसे मैंने लिखा फर्स्टली किस तरीके से हेल्थ बेनिफिट्स लाएगा, अब मैं हेल्थ बेनिफिट्स ही बताने जा रही हूँ तो मैं सिमिलर आइडिया दे रही हूँ ना। मतलब फर्स्टली it enhances physical fitness by strengthening muscles, increasing endurance and improving cardiovascular health. Additionally, exercise promotes, देखो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज के मैंने बेनिफिट्स बताए थे ना फर्स्ट बी वाली लाइन में, अब क्या मैं इसमें भी प्रोमोट्स, मतलब इसमें भी मैं आप उसके बेनिफिट्स बता रही हूँ, तो मतलब मैं सिमिलर आइडिया दे रही हूँ, तो मैंने एडिशनली यूज किया। एक्सरसाइज promotes mental well-being by reducing stress levels, boosting mood and enhancing cognitive function। अब फर्दर मोर सिमिलर आइडिया के लिए होता है मजीद, मेंटेनिंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल कैन हेल्प प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीजेस सच एज ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, लीडिंग टू अ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये लाइफ है, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल देनी थी, तो एग्जांपल किस तरीके से देंगे, एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको पीछे क्या बताया था, एग्जांपल के लिए आप किस, फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू XYZ रिपोर्ट, किसी भी रिपोर्ट का नाम होगा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ सेवरल क्रॉनिक डिजीजेस एंड इज एसोसिएटेड विद अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डेथ। किसी भी रिपोर्ट का, मतलब मैं आपको सिर्फ ट्रांजिशन सिग्नल्स का बता रही हूँ, किसी भी रिपोर्ट का आप दे देना, फिर मैं लिखता है इन समरी या इन कंक्लूजन टू सम अप, मतलब मैं कंक्लूडिंग सेंटेंस दूंगी तो मैंने जंप नहीं मारनी है, मैंने ट्रांजिशन सिग्नल देना है। रेगुलर एक्सरसाइज नॉट ओनली इंप्रूव्स
physical fitness but also enhances mental and cardiovascular health and reduces the risk of chronic diseases, making it a cornerstone of a healthy lifestyle. तो देखो सारा पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस मेन आइडिया के अराउंड घूम रहा है। यूनिटी चेक, क्या इसके अंदर कोहेरेंस है? हाँ है। ट्रांजिशन सिग्नल्स यूज किए हैं, जहां पर नाउन नाउन दोनों यूज होते थे किए हैं, तो कोहेरेंस चेक। मतलब दोनों चीजें हैं, यूनिटी भी है कोहेरेंस भी है। इससे कहते हैं पैराग्राफ में यूनिटी एंड कोहेरेंस होना, और कुछ नहीं है यूनिटी एंड कोहेरेंस। ये आपके पास टेबल, यहाँ से ये टेबल है सिमिलर आइडियाज के लिए। कहीं पे भी कुछ भी ऐसा आ रहा है कि आपको कोई ऑपोजिट आइडिया किसी भी पैराग्राफ में देना है, तो ऑन द अदर हैंड हाउ एवर यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप ये दो, कंक्लूडिंग सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताए हैं कौन से थे। अच्छा, आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। पैराग्राफ राइटिंग खत्म हो गया है। अब आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग करनी है। आपने तकरीबन 10, 11, 12 आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं। कोई भी आप टॉपिक, आपके जहन में कोई भी टॉपिक आ रहा है, कोई आइडिया आ रहा है, आपने उसके ऊपर एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है, और उसके ऊपर आपने क्या लिखना है? एक पैराग्राफ लिखना है। प्लीज आपने अवॉइड करना है खिचड़ी को कि ये सेंटेंस वो सेंटेंस। सीधी सी एक बात याद रखनी है, एक टॉपिक सेंटेंस होता है, बीच में सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, एंड पे कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। यूनिटी होनी चाहिए, एक ही आइडिया के दो आइडियाज नहीं लिखने हैं, एक ही आइडिया होना चाहिए और दूसरा कोहेरेंस होनी चाहिए। मजीद आपने कोई 1000 किस्म की खिचड़ी नहीं बनानी है। ये मैं आप लोगों को अभी से ही बता रही हूँ, क्योंकि इससे सिर्फ आपका ऐसे डिस्टर्ब होता है, क्योंकि पैराग्राफ से मिलके ही आपका ऐसे बनता है। अगर आपको पैराग्राफ ही नीचे लिखना था फिर ऐसे फजूल है। ऐसे तो बहुत आसान है यार। कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं जो एक दिन में बैठ के बेचारे 6 6 आउटलाइन लिख जाते हैं, क्योंकि उनके पैराग्राफ पे इतनी ग्रिप होती है, उनको पता होता है क्या चीज करनी क्या चीज नहीं करनी। वो इतना ज्यादा जो है ना अजीब अजीब सी चीजें करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग तो बहुत ग्रिप है, तो आपने याद रखना है। आपको पता चल रहा है कि मुझे एक आइडिया लिखना है, आपको पता चल रहा है कि मैंने किस तरह एग्जाम्पल देंगे, किस तरह कंक्लूड करना है, फिर आप कर सकते हो। तो बहुत ईजी। चलो सारे अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।